भारत का क्रूड ऑयल लेकर आ रहे भारत के शिप्स को कौन से देश ने चैलेंज किया, जिसके बाद भारत को अपने शिप्स वापस से यू टर्न मारकर मोड़ने पड़े। इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या एंगल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट अब इसका भारत के पास क्या ऑल्टरनेटिव है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ में ये भी जानेंगे कि ग्रीस अपनी एयरफोर्स के लिए जो नई मिसाइल्स परचेज करने जा रहा है उसका भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ क्या एंगल है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में भारत की सरकार ने चाइना के ऊपर से अपनी सबसे बड़ी निर्भरता को खत्म करने के लिए म्यांमार में क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसका आज क्या रिजल्ट सामने आ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत, सऊदी अरेबिया और यमन के बारे में। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, जिसमें सऊदी अरेबिया के ठीक नीचे रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया है, इसको जो मार्क किया हुआ है ये है रेड सी। अब ये जो रेड सी है ये एशिया के देशों को यूरोप के देशों के साथ जोड़ने का सबसे छोटा रूट है, क्योंकि इसके एक एंड के ऊपर इजिप्ट ने स्वेज कनाल बनाया था, जो कि दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी में जाकर टच होता है और वहां से यूरोपियन कंट्री स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ये जो रेड सी का एरिया है ये वाला रूट आज की डेट में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वहां पर लड़ाई लगने के बाद सऊदी अरेबिया अपना सारे का सारा ऑयल और गैस ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की मदद से पहले रेड सी तक ले आ रहा है और वहां पर सिचुएटेड अपने पोर्ट्स की मदद से उस ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये रूट इंटरनेशनल ट्रेड और उसके साथ साथ सऊदी अरब के ऑयल और एक्सपोर्ट्स दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन रेड सी के इस एंड के ऊपर यमन नाम का ये जो देश है, इसमें यहाँ पर हुदीस नाम का आतंकी संगठन एक्टिव है, जिसको आज की डेट में ईरान की तरफ से हथियार और पैसा दिया जाता है। और ये जो हुदी संगठन है ये सऊदी अरेबिया को अपना दुश्मन मानते हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें भारत कहां से आकर फंस गया है और भारत का क्या एंगल इसमें सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल हुआ ये कि हुदी संगठन ने अनाउंस किया कि रेड सी से बाहर आने के लिए ये जो यमन के तट के पास बाबल मंदाब स्ट्रेट है, उन्होंने यहाँ पर सऊदी अरब के शिप्स के लिए नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है। यानी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने पूरी तरह से ब्लॉकेड लगाया हुआ है, सेम वैसे ही हुदीस ने भी बाबल मंदाब स्ट्रेट में सऊदी अरब के लिए नेवल ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया है। हुदीस ने अनाउंस किया है कि कोई भी शिप जो सऊदी अरब के पोर्ट के ऊपर किसी भी तरह का कार्गो लोड या अनलोड करने के बाद इस बाबल मंदाब स्ट्रेट को क्रॉस करने की कोशिश करेगा या फिर उस तरफ इस डायरेक्शन में आने की कोशिश भी करता है, तो फिर उस कार्गो शिप को हम निशाना बनाएंगे। कहने का मतलब है कि सऊदी अरब के ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स को रोकने के लिए ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें साफ नजर आ रहा है कि हुदीस ईरान की डायरेक्शन के ऊपर ये नेवल ब्लॉकेड लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि हुदीस के नेवल ब्लॉकेड का सबसे पहला टारगेट बन गया है भारत। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के 2 ऑयल टैंकर शिप्स क्रूड ऑयल लेकर भारत की तरफ आ रहे थे और जैसे ये टैंकर शिप्स बाबल मंदाब स्ट्रेट से थोड़ी सी पहले पहुंचे, इनको हुदीस ने हमला करने की धमकी दे दी। स्टार्टिंग में हुदीस के साथ नेगोशिएशंस करने की कोशिश भी की गई, लेकिन न्यूज आ रही है कि हुदीस ने भारत की बात नहीं मानी, जिसके बाद भारत के इंडियन क्रू मेंबर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से हमारे दोनों शिप्स ने यू टर्न मार लिया और ये दोनों इंडियन शिप्स वापस से रेड सी की ओर लौट गए हैं। न्यूज आ रही है कि भारत के बाद एक चाइनीज ऑयल टैंकर शिप ने भी बाबल मंदाब स्ट्रेट को क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन हुदीस ने भारत की तरह इस चाइनीज शिप को भी वापस भेज दिया है। न्यूज आ रही है कि भारत और चाइना के शिप्स के ऊपर क्रूड ऑयल लोड था, जो कि सऊदी अरेबिया के पोर्ट से लोड किया गया था। यानी कि क्रूड ऑयल हमने सऊदी अरब से परचेज किया था, इसलिए हुदीस ने भारत के शिप्स को क्रॉस करने की परमिशन नहीं दी। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि हुदीस की धमकी के बाद कई सारे अमेरिका और इजराइल से लिंक्ड शिप ने भी खुद ही अपना रास्ता बदल लिया है, क्योंकि शिपिंग कंपनीज सिक्योरिटी रिस्क से बचना चाहती हैं और वो पहले भी देख चुकी हैं कि जिस समय इजराइल गाजा में मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा था, उस समय भी हुदीस ने इजराइल और अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए बाबल मंदाब स्ट्रेट से क्रॉस होने वाले कई सारे शिप्स को निशाना बनाया था। उस समय न सिर्फ धमकी दी थी बल्कि कई शिप्स को असल में टारगेट किया था एंड उस समय भी इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स काफी समय तक प्रभावित रहे थे। इसलिए कंपनीज बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं और अब इस रेड सी वाले रूट को भी अवॉइड किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भारत के पास अब इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं बचा है या फिर अब भारत के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट बंद हो जाएंगे। अब ये जो रेड सी वाला रूट है ये एशिया और यूरोप के देशों को जोड़ने वाला सबसे छोटा, सबसे शॉर्ट शिपिंग रूट है और यहाँ से 10 से 12 बिलियन डॉलर्स के गुड डेली दोनों तरफ क्रॉस करते हैं। भारत के कई बिलियन डॉलर्स के गुड्स यहीं से क्रॉस होकर यूरोपियन कंट्रीज की मार्केट में जाते हैं। लेकिन अब मसला ये हो गया है कि जब तक हुदीस कमर्शियल शिप्स को फ्री पासेज नहीं देंगे, शिप्स को अफ्रीका के नीचे वाला बहुत ही लंबा रूट लेना पड़ेगा। मैप में आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के नीचे वाला रूट कंपैरिजन में कितना लंबा है। रेड सी के मुकाबले इस रूट से शिप्स को 10 दिन एक्स्ट्रा सेल करना पड़ता है।
और अगर वेदर ठीक नहीं हो यानी कि वेदर कंडीशंस खराब हुई तो 12 से 15 दिन का भी समय लग जाता है, जो कि न सिर्फ टाइम वेस्ट है बल्कि इस रूट के ऊपर ज्यादा फ्यूल लगने के कारण शिपिंग कंपनीज को नुकसान भी होता है। लेकिन अब शिप और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी के कारण भारत और बाकी कई सारे देशों की शिपिंग कंपनीज को यही रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ को लेकर, जिसके लिए आज भी भारत चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत की चाइना के ऊपर से निर्भरता पूरी तरह से खत्म होने वाली है, या फिर हम काफी हद तक खत्म कर देंगे, क्योंकि अब भारत ने ऐसे देश को अपने साथ ला लिया है जिससे चाइना खुद रॉ मटेरियल परचेज करता है। 30 मई को भारत की सरकार ने म्यांमार के प्रेसिडेंट कम मिलिट्री रूलर मिन ऑन्ग हलैंग को भारत की यात्रा पर बुलाया था और काफी सारे वेस्टर्न और इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने उस समय भारत की सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए थे कि भारत की सरकार म्यांमार के मिलिट्री डिक्टेटर को इनवाइट कर म्यांमार के लोगों को धोखा दे रही है और म्यांमार के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। उस समय तो खैर भारत की सरकार ने कुछ ज्यादा इसके ऊपर नहीं कहा था, लेकिन आज ये चीज सामने आ गई है कि म्यांमार के प्रेसिडेंट कम मिलिट्री रूलर को भारत में आमंत्रित करने के पीछे क्या कारण था एंड उसका भारत को 2 महीने के अंदर कौन सा फायदा मिलने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए म्यांमार ने भारत को अपने देश में इनवाइट किया है। दरअसल म्यांमार की जो काचिन स्टेट है ये रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स के ह्यूज रिजर्व से भरी हुई है और अभी तक यहाँ पर इन माइन से निकलने वाला सारे का सारा रेयर अर्थ रॉ मटेरियल सीधा चाइना जाता था। वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती थी, जहाँ पर चाइना म्यांमार से आए रेयर अर्थ से मैग्नेट बनाता था, जिनको आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस और कई सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब म्यांमार ने इन माइंस का एक्सेस भारत को भी देने का फैसला किया है। न्यूज आ रही है कि म्यांमार के मांडाले में माइनिंग फोरम में भारत के म्यांमार में एम्बेसडर अभय ठाकुर सर को इनवाइट किया गया था। वहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि म्यांमार के साथ मिलकर भारत की सरकार जल्दी माइनिंग के सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है। इस फोरम में म्यांमार ने भारत की कई सारी माइनिंग कंपनीज को भी इन्वाइट किया था, जिसमें भारत से इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, एनटीपीसी माइनिंग, हिमाद्री स्पेशलिटी, ओशियानिक सैंड्स, पीआर&डी मेटल एंड मैग्नेट्स और जयपुरी होल्डिंग्स नाम की कंपनी शामिल थी। अब ये जो डील साइन होनी है इसके अंडर म्यांमार का काचिन एरिया आता है, जो कि चाइना के साथ लगने वाले बॉर्डर के ऊपर सिचुएटेड है। लेकिन इस समय ये जो काचिन एरिया है इसके ऊपर काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी का कब्जा है। इसको म्यांमार की सरकार और म्यांमार की आर्मी कंट्रोल नहीं करती है, इसलिए थोड़े से डिलेज आ रहे हैं। लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सरकार ने म्यांमार आर्मी के बाद अब काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ भी टॉक स्टार्ट कर दी हैं, ताकि भारत की कंपनीज जब इस एरिया में माइनिंग शुरू करें तो उनको टारगेट ना किया जाए। ये जो काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है यानी कि किया, इन्होंने चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग कर उन्हें इस एरिया में माइंस ऑपरेट करने की परमिशन दे दी हुई है, यानी ये चाइना के साथ पहले से कोऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए भारत की सरकार भी काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी को ऑन बोर्ड लेकर ही काम कर रही है। मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत की सरकार ने किया के थ्रू कुछ रेयर अर्थ सैंपल्स भी मांगे हैं, ताकि उनकी लैब टेस्टिंग करने के बाद वहां पर माइनिंग स्टार्ट की जाए। भारत की सरकार ने कई सालों तक इंतजार किया कि हम म्यांमार आर्मी को लेजिटिमेसी ना दें, म्यांमार आर्मी के साथ कोई भी डील साइन ना करें, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ चाइना ने इस गैप को फिल करते हुए म्यांमार आर्मी और म्यांमार रिबल ग्रुप्स दोनों के साथ डील कर दी है और इतने सालों से रेयर अर्थ और मैग्नेट्स का रॉ मटेरियल वहां से सीधा चाइना जा रहा है। अब क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री रूल खत्म होने का कोई आसार नहीं लग रहा है, इसलिए भारत की सरकार मजबूरी में ही सही लेकिन मिन ऑन्ग हलैंग और म्यांमार मिलिट्री के साथ ही डील कर रही है। आपको क्या लगता है कि देश हित के लिए म्यांमार की सेना के साथ डीलिंग क्या ये सही है या फिर लोकतंत्र को सपोर्ट करना चाहिए था? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, इजराइल और ग्रीस को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ रैम्पेज मिसाइल की सफलता को देखते हुए ग्रीस ने भी इजराइल से रैम्पेज मिसाइल परचेज करने का फैसला किया है। भारत ने अपने सुखोई Su-30 MKI और जैगवार फाइटर जेट्स की मदद से रैम्पेज मिसाइल से पाकिस्तान के अंदर कई सारे टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था, जिसको पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करने में फेल साबित हुए थे। ग्रीस ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल की परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज को देखकर इससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया है, इसलिए अपने F-16 फाइटर जेट्स के ऊपर ये मिसाइल्स इंटीग्रेट करना चाहता है। और इजराइल भी ग्रीस को ये मिसाइल देने के लिए रेडी है, क्योंकि ग्रीस का एक मात्र दुश्मन है वो है टर्की, और टर्की पिछले कुछ समय से इजराइल को भी काफी पोक कर रहा है। ऐसे में इजराइल भी ग्रीस को ये मिसाइल सप्लाई करने के लिए रेडी हो गया है। रैम्पेज मिसाइल्स भारत ने गलवान घाटी की घटना के बाद इजराइल से परचेज की थी। हमने इनको चाइना के खिलाफ अपनी डेटरेंस के लिए परचेज किया था। हालांकि इनका इस्तेमाल चाइना नहीं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर ही पहले हो गया। इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स नाम की कंपनी ये मिसाइल बनाती है।